सामाजिक न्याय को लेके, जातीय जनगणना को लेके, न्यायपालिका में भागीदारी को लेके, निजी क्षेत्र में भागीदारी को लेके, एमएसपी को लेके, जन जंगल जमीन में अधिकार को लेके एक बहुत बड़ी रैली जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। दुनिया का इतिहास रहा है जब मुद्दों को लेके शोषित पीड़ित लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ होने वाला अत्याचार कम हो जाता है। आप जिस भी पार्टी को देखेंगे उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आज मुझे एक पार्टी बता दो देश की जिसमें परिवारवाद ना हो। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी जी थे वो संसद भवन में उसका विरोध कर रहे थे जी। तो कैसे उनसे बात किया जाए कि वो 50% से आरक्षण अधिक बढ़ाएंगे। सरदार पटेल की अगर सहमति कांग्रेस के साथ होती तो देश की जनता सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नेहरू को बनाए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो हाईकमान था, जो बड़े नेता थे, उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री उस वक्त बना दिया था। आज भी तो हाईकमान का ही चलता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं प्रोफेसर साहब हैं। पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद सर। जिस तरह से आज डोमा परिसंघ में आप आए हैं, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी समाजों को लेकर जिस तरह से डोमा परिसंघ सचेत है, उसको लेकर रैलियां भी होने वाली हैं और मुद्दे तेज़ी से उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, उसमें तमाम मुद्दे हैं? जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है 1 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली जो है डोमा परिसंघ के बैनर के नीचे होगी और आज उन्हीं तैयारियों को लेके जो है एक राष्ट्र स्तर की समीक्षा बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है और जिस तरीके का ओवरवेलमिंग लोगों का सपोर्ट रहा है, जनबल के साथ जो है लोगों ने ये भरोसा दिलाया है कि लाखों लोगों की एक रैली दिल्ली में होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से दिल्ली में सामाजिक न्याय के नाम पे जंतर मंतर पे धरने हुए हैं और छोटी रैलियां हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय को लेके, जातीय जनगणना को लेके, न्यायपालिका में भागीदारी को लेके, निजी क्षेत्र में भागीदारी को लेके, एमएसपी को लेके, जन जंगल जमीन में अधिकार को लेके, सामाजिक न्याय को लेके जो है एक बहुत बड़ी रैली जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। और ये रैली जो है मैं आपको बता दूं देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेगी। इस रैली की खासियत ये होगी कि इस रैली में जो है मुद्दों को लेके लोग जुट रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों पे तो लोग जुटते रहे हैं, अत्याचार वंचित समाज पे होता रहा है, लोग इकट्ठे होते रहे हैं, लेकिन वो रुका नहीं है। लेकिन दुनिया का इतिहास रहा है जब मुद्दों को लेके शोषित पीड़ित लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ होने वाला अत्याचार कम हो जाता है और वो देश में सत्ता की तरफ वो अग्रसर होना। क्या ये जो आप लोग की महारैली है, इसमें राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डोमा परिसंघ बेसिकली जो है आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का, माइनॉरिटियों का एक ये संगठन है और इस संगठन का जो बेसिक उद्देश्य है कि वंचित समाज के लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए, वंचित समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों को कैसे कम किया जाए, कैसे जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है कैसे वो अपने आप को सेफ महसूस करे, कैसे उसको सम्मान मिले, इन सारे मुद्दों को लेके जो है डोमा परिसंघ काम कर रहा है। लेकिन देखा जाए सर, देश में आप एक प्रोफेसर हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि देश में तमाम सामाजिक जो संगठन होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो एक संघ बनाते हैं और संघ के माध्यम से समाज में जो मेन मुद्दा होता है, चाहे वो जाति जनगणना की हो, न्यायपालिका में भागीदारी की हो, जल जंगल ज़मीन बचाने की हो, तमाम ऐसे मुद्दे आपके मैनिफेस्टो में मैंने देखा। उसमें एक संविधान बचाने की सबसे बड़ी चीज़ें हैं। लोग कैसे विश्वास करें ऐसे संगठनों पर? देखिए, 2024 का जब चुनाव हुआ, इस देश में बहुत सारे चुनाव पहले हुए, लेकिन कभी भी चुनाव संविधान पे और भागीदारी पे नहीं हुआ। आप इस बात को जानते हैं। ये पहला ऐसा चुनाव था जब संविधान, आरक्षण और भागीदारी पे देश का चुनाव हुआ। और अब जो आज देश के अंदर जो ये हालात हैं, ये संविधान पे या भागीदारी पे चुनाव आया, इसमें नेताओं का या पार्टियों को योगदान नहीं है। ऐसे ही सामाजिक संगठनों ने पिछले 70 सालों में संघर्ष किया है और उस संघर्ष की बदौलत ही आज जो है देश की राजनीति हो या सामाजिक आंदोलन हो, कोई भी पार्टी जो है सामाजिक न्याय से दूर नहीं जा सकती। अगर कोई सामाजिक न्याय के खिलाफ जाएगी तो इस देश में सामाजिक और राजनीतिक तौर पे उस संगठन या पार्टी का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। लेकिन ये दौर जो चल रहा है 21वीं शताब्दी का, जिस तरह से बाबा साहब का संविधान, साहू जी, फूले जी, अंबेडकर जी, तमाम जो बहुजन महापुरुष हुए जिन्होंने सोशल जस्टिस पे जम के मनुवादियों का मुकाबला भी किया,
न्याय दिलाने की भी बात की। आज उनकी बात भली भांति इस देश में हो रही है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां जो संविधान बचाने के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, जो देश में सिंपैथियाँ बिटोरी, चुनावी जो मापदंड थे उसमें भी आगे आई, सत्ता से चूक गई, लेकिन अच्छा खासा उनको वोट मिला, देश की जनता उनको समर्थन की, क्या वो देश की जनता के विषय में कुछ सोच नहीं कर रही हैं? देखिए, दुनिया का ये इतिहास रहा है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे उनको अधिकार नहीं मिलेंगे। एक चुनाव आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चलता रहेगा। लेकिन जब जनता ये तय कर लेती है कि उसको मुद्दों पे आधारित वोट डालना है, तो फिर नेता और पार्टियां मजबूर हो जाती हैं उनके एजेंडे को पूरा करने के लिए। सर, मैं आपसे जनता को ये तय करना होगा कि वो किन मुद्दों पे अपना वोट देते हैं, और जिन मुद्दों पे वो वोट देते हैं उन्हीं मुद्दों पे फिर वोट डालने के बाद मतदाताओं को नेताओं से, पार्टियों से सवाल करना चाहिए कि आपने इस मुद्दे पे वोट लिया था। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव घोषणा पत्र के नाम पे जो लोगों से वोट बटोरती हैं पार्टियां, उनको उसी के आधार पर उनके काम भी करने चाहिए चुनाव जीतने के। सर, आप एक बहुत बड़ी बात की है कि जिन मुद्दों पे वोट लेते हैं और जो देश के लोग हैं उनको सवाल भी उठता है। कांग्रेस पार्टी आपने सुना होगा जी, जानते ही हैं, उन्होंने संवैधानिक जाति जनगणना और संविधान बचाओ के मुद्दे को लेकर देश भर से वोट लिए, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है क्यों नहीं जाति जनगणना करा रही है? देखिए, मैंने अभी कहा है कि सामाजिक न्याय कहने में और करने में इसका मतलब क्या है, आदमी को अंदर से भी और बाहर से भी एक जैसा होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी इस भरोसे पे हैं कि मैं सामाजिक न्याय की बात करूंगा, संविधान लेके चलूंगा, तो इस देश का जो वंचित समाज है उसके साथ लग जाए, ये गलतफहमी है। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं पहले वो जनगणना कराएं, और उस जनगणना के हिसाब से जो जिसका हिस्सा है, हज़ारों साल से जो वंचित है, उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए। बहकावे से काम नहीं चलेगा। अगर बहकाने का काम किया जाएगा तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं होगा। आप लोगों ने 50% जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की भी बात उसमें कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि देश में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी जी थे वो संसद भवन में 4 घंटा भी उसका विरोध कर रहे थे जी। तो कैसे उनसे बात किया जाए कि वो 50% आरक्षण अधिक बढ़ाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि आदमी समय के साथ बदलता रहता है, आदमी के विचारों में और उसकी सोच में परिवर्तन आता रहता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी 10 साल पहले गलत था, अगर आज वो सही है, तो हमें उसके वर्तमान को देखना है। उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन के अगेंस्ट में भाषण दिया, तो क्या असर हुआ कांग्रेस पार्टी का? जो टॉप पे थी वो जमी पे आ गई। और आज अगर राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करें, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन पार्टी का दर्जा इस देश के लोगों ने 2 चुनाव से नहीं दिया था, और आज जो है वो कांग्रेस पार्टी भारत की दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। और उसका कारण एक ही है, राहुल गांधी भी वही है, कांग्रेस भी वही है। लेकिन जो मुद्दा लेके चले हैं संविधान और भागीदारी का, वही मुद्दा है जिससे कांग्रेस आज देश में खड़ी हो रही है। कांग्रेस ही नहीं, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी जो है 2019 के चुनाव में कहाँ पे थी? 5 सीटें थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, पीडीए बनना चाहिए, उन्होंने उस पर सोचा, लोगों ने भरोसा किया, और अगर वो इसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो उनकी भी हैसियत वही हो जाएगी जहां वो पहले थे। इसलिए देश का मतदाता जागरूक हो गया है और ये अच्छी बात है, और मुद्दों पर आधारित वोट करना चाहिए, और फिर उसके बाद जीतने के बाद नेताओं को अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए। ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा। आप एक प्रोफेसर हैं, आपको भली भांति मालूम है, लेकिन लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है वो काफ़ी खतरनाक है देश के लिए, जो आरएसएस संघ है। लेकिन लोग एक आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस है वो आरएसएस की जननी है। क्या ये सही है या गलत? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमति नहीं रखता। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी तो उस वक्त आरएसएस पे बैन लगाया गया था, और उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। और आप देखेंगे जिस तरीके से
आगे भी कई ऐसे अवसर। सरदार पटेल ने बैन लगाया हाँ, था। बैन सरदार पटेल ने उस पर बैन लगाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने ही आरएसएस को खड़ा किया है, वो तो हर संगठन की अपनी। सरदार पटेल और कांग्रेस की विचारधाराएं अलग अलग थी। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है उसके नेतृत्व में देश ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, और जब देश का आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया तो उसमें बहुत सारे विचारधाराएं कांग्रेस के साथ थी, समाजवादी भी, दक्षिणपंथी भी, मध्यम मार्गी भी, क्योंकि भारत एक बहुलताओं वाला देश है और अलग अलग विचारों के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे। मैं एक बात, आपने जो एक सवाल और आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आपने मैं सवाल एक लूँगा आपसे। और सरदार पटेल और बाबा साहब की विचारधारा एक थी, समानता, भाईचारा, करुणा में वो लोग विश्वास रखते थे, लेकिन कांग्रेस इनकी विचारधाराएं नहीं बनती थी। आप इस बात से सहमत है कि असहमत? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था वो कांग्रेस के साथ रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ नहीं रहा। अंतिम समय में जब वो संविधान सभा के सदस्य बने और नेहरू जी की कैबिनेट में वो मंत्री रहे, तब वो कांग्रेस से जुड़े रहे। आपको लग रहा है कि सरदार पटेल की अगर सहमति कांग्रेस के साथ होती तो देश की जनता सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन लोग सरदार पटेल को न नेहरू को बनाए, कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे। देखिए, जब नहीं, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ थी उनकी चीज़ें। प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो कांग्रेस के जो स्टेट के लीडर थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन जो हाईकमान था, जो बड़े नेता थे, उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री उस वक्त बना दिया था। ऐसी बात नहीं है नेहरू जी के साथ, पटेल जी के साथ लोग नहीं थे या कांग्रेस में नेता नहीं थे उनके साथ, लेकिन जो हाईकमान कल्चर है उन्होंने नेहरू जी को बना दिया था, और वहीं से देश में ये पैराशूट से चीज़ें शुरू हो गई। आज भी तो हाईकमान का ही चलता है। नहीं, हाईकमान है, चलता रहे, और हाईकमान कब पैदा होता है? जब देश के लोग जागरूक ना हो। लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोग जागरूक हो बगैर किसी उसके। और लोकतंत्र क्या कहता है? जब लोगों से हम लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं तो पार्टी में और लीडरशिप में भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि आज भी जो कांग्रेस में राजनीतिक पार्टी जो है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, हाई कमान के लोग ही डिसीजन लेते हैं, बस लोगों को SC ST OBC के लोगों को गुमराह किया जाता है, उनके छोटे मोटे पद दिए जाते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर इस देश के अंदर पार्टियां ये क्लेम करती हैं कि उनके अंदर लोकतंत्र है तो ये गलत है। आप जिस भी पार्टी को देखेंगे उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। उनके अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आम से आम व्यक्ति को मौका मिले। आज मुझे एक पार्टी बता दो देश की जिसमें परिवारवाद ना हो, आप बता दो मुझे एक पार्टी। बीजेपी कहती थी कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, आज कम से कम 50 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से, जिनके दादा परदादा पिता बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, MLA रहे हैं, और आज उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है। तो इस देश में अभी मेरा ये मानना है कि वास्तविक लोकतंत्र ना पार्टियों में है ना उनकी लीडरशिप में है। चलिए, हाई कमान की आपने जो बात की वो बहुत बड़ी बात कह दी। अभी मैंने वायनाड से, जब वहाँ प्रियंका वाड्रा जी वहाँ पे गई थी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो जो खड़गे जी थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बाहर थे और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अंदर नॉमिनेशन फाइल कर रही थी। तो ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी कांग्रेस पार्टी हाई कमान से ही चलती है। SC ST OBC के लोग उसमें हों, फिर भी उनका वही चीज़ें हैं। किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, वहाँ पे हाई कमान कल्चर है, और वो जब तक ये रहेगा तो वास्तविक लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। कांग्रेस और बीजेपी, इस देश में 78 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज भी धरातल पर क्या लोकतंत्र है। हम तो कहेंगे कि लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में सबको बोलने, पढ़ने, लिखने, घूमने की सबकी आज़ादी है, यही लोकतंत्र होता है। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का मतलब वोट डाल दिया सब लोग बराबर, यही लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक तौर पे भी समानता होनी चाहिए, आर्थिक तौर पे भी समानता होनी चाहिए, तभी उसको लोकतंत्र कहेंगे। अभी भारत में राजनीतिक लोकतंत्र हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, पर सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र देश में आज भी नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मिल गई है, लेकिन आर्थिक हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली है। प्रोफेसर साहब ने साफ साफ बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जब सब में बराबर होता है तो वो असली लोकतंत्र कहलाता है।
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।